नमस्कार। डी न्यूज़ पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे सभी बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा। लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 क्रैश। उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद हुई ये दुर्घटना। 242 यात्री और चालक दल के सदस्य थे सवार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का किया दौरा, की समीक्षा बैठक। अस्पताल में घायलों का जाना हालचाल। कहा DNA की जांच के बाद सौंपे जाएंगे शव। मौके पर पहुंचे नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने गहन जांच का दिया भरोसा। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य जारी। NDRF समेत दूसरी एजेंसियां युद्ध स्तर पर कर रही हैं काम। सेना और वायुसेना भी मदद में जुटी। टाटा ग्रुप का मृतक के परिवारों को 1 करोड़ रुपए के मुआवजा और मुफ्त इलाज की घोषणा। अहमदाबाद विमान हादसे पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने जताया दुख। PM मोदी ने अमित शाह, राममोहन नायडू से की बात। पीड़ितों को हर संभव मदद का निर्देश। अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर वैश्विक नेताओं ने भी प्रकट की संवेदनाएं। हादसे में 53 ब्रिटिश नागरिक, 1 कनाडाई नागरिक और 7 पुर्तगाली नागरिकों की गई है जान। तो ये थी हेडलाइंस और देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। गुरुवार दोपहर अहमदाबाद से लंदन के लिए एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-171 ने जब उड़ान भरी तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। उड़ान के कुछ ही मिनटों में ये हादसा हो गया और इससे पहले कि कोई भी कुछ समझ पाता, सब कुछ धुएं के गुबार में तब्दील हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद विमान दुर्घटना स्थल का दौरा करने के लिए पहुंचे और राहत और बचाव कार्यों का उन्होंने जायजा लिया। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी भी उनके साथ मौजूद रहे। और गृह मंत्री अमित शाह ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से भी मुलाकात की और उनका हाल चाल जाना। और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने विमान हादसे को लेकर एक समीक्षा बैठक की। बैठक में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। और अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कई यात्रियों के हताहत होने की संभावनाएं हैं। उन्होंने इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI-171 दुर्घटनाग्रस्त हुई और कई पैसेंजर इसके अंदर हताहत होने की संभावनाएं हैं। इस घटना से पूरा देश क्षुब्ध है। मैं भारत सरकार, गुजरात सरकार, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और गुजरात सरकार की ओर से भी जो लोग हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। और साथ ही उन्होंने कहा कि घटना के तुरंत बाद ही प्रधानमंत्री जी ने फोन कर स्थिति की जानकारी ली और जरूरी निर्देश दिए। 10 ही मिनटों में हादसे के भारत सरकार के पास सूचना पहुंची। तुरंत ही मैंने मुख्यमंत्री जी, यहाँ के गृह मंत्री, होम डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन मंत्री, सभी से संपर्क किया। प्रधानमंत्री जी का भी तुरंत ही फोन आ गया और भारत सरकार और गुजरात सरकार के सभी डिपार्टमेंट एक साथ होकर
राहत और बचाव कार्य में लगे। और साथ ही उन्होंने बताया कि विमान में कुल 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे। विमान सवार एक यात्री के बचे होने की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि डीएनए परीक्षण के बाद आधिकारिक रूप से मृतकों का आंकड़ा जारी कर दिया जाएगा। इस विमान में कुल मिलाकर 230 यात्री देश के और विदेश के और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें से एक यात्री का बचने का अच्छा समाचार मिला है, मैं उनको मिलकर आया हूं। मृत्यु का आंकड़ा तो डीएनए परीक्षण और यात्रियों की पहचान के बाद ही अथॉरिटी अधिकृत रूप से घोषित करेगी। और गृहमंत्री ने बताया कि घटना के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया, लेकिन विमान में 1.25 लाख लीटर ईंधन था, जिससे तापमान इतना ऊंचा हो गया कि किसी को बचाने का मौका नहीं मिल पाया। घटना के तुरंत बाद गुजरात सरकार ने बहुत त्वरा से डिजास्टर मैनेजमेंट की सारी इकाइयों को अलर्ट करते हुए राहत और बचाव का कार्य चालू किया। मगर 1.25 लाख लीटर ईंधन विमान के अंदर ही था और लगभग गर्मी तापमान इतना ऊंचा हो गया कि किसी को बचाने की मौका ही नहीं मिला। और उन्होंने बताया कि सभी यात्रियों के शव निकालने का काम लगभग पूरा हो चुका है और विदेशी नागरिकों के परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है। मैं घटना स्थान पर भी जाकर आया हूं। सारे यात्रियों के मृतदेह को बाहर निकालने का काम लगभग समाप्त हो चुका है। विदेश में जिनके परिजन हैं उनको सूचना देने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है और जैसे ही पहुंचते हैं उनके भी डीएनए सैंपल लिए जाएंगे और मृतदेहों की पहचान के लिए जितने मृतदेह मिले हैं इनके भी डीएनए सैंपल लेने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है। और गृहमंत्री ने कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। अभी रिव्यू मीटिंग में सारी व्यवस्थाओं को हम सब मंत्रियों ने साथ में मिलकर देखा है। एविएशन डिपार्टमेंट ने अपनी जांच शुरू कर दी है और जांच तेजी से आगे बढ़े इसके लिए भी एविएशन मंत्री जी ने सूचनाएं दी हैं। दरअसल गुरुवार दोपहर अहमदाबाद से लंदन के लिए एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-171 ने जब उड़ान भरी तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। उड़ान के कुछ ही मिनटों में ही ये हादसा हो गया और इससे पहले कि कोई भी कुछ समझ पाता, सब कुछ धुएं के गुबार में बदल गया। विमान में 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 1 कनाडाई नागरिक और 7 पुर्तगाली नागरिक सवार थे। बड़े स्तर पर रिलीफ ऑपरेशन चलाया गया तो स्थानीय प्रशासन ने जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किए। अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा, एयरपोर्ट से उड़ा विमान, कुछ ही मिनटों में क्रैश। राहत और बचाव कार्य जारी। भले ही ये तस्वीरें एनिमेशन की हैं, लेकिन ये बयां कर रही हैं कि आज का हादसा कितना बड़ा है। अहमदाबाद से दोपहर 1:38 पर रवाना हुई अहमदाबाद से लंदन गेटविक जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद हादसे का शिकार हो गई। हादसा इतना भयानक था कि पूरा इलाका धुएं के गुबार से भर गया। फौरन ही राहत और बचाव का कार्य शुरू हुआ। टेक ऑफ के बाद यहाँ पे क्रैश हो गई है, जिसमें प्रीलिमिनरी हमें पता चला है कि 223 जितने पैसेंजर थे। यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियाँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग कर लेंगे।
विमान में 10 कैबिन क्रू और 2 पायलट थे। कैप्टन सुमित सभरवाल जो लंबे समय से एयर इंडिया के पायलट हैं और जिनके पास 8,200 से अधिक उड़ान घंटे का अनुभव है, और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर जिन्होंने 1100 घंटे उड़ान भरी थी। विमान ने सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे 23 से दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी। अधिकारियों के अनुसार उड़ान भरने के कुछ ही क्षणों बाद एक मेडे कॉल जारी किया गया था, लेकिन कॉकपिट से कोई और संचार प्राप्त नहीं हुआ। डीजीसीए के एक बयान के अनुसार विमान हवाई अड्डे की सीमा के बाहर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। डीजीसीए के अधिकारी अपनी जांच के हिस्से के रूप में उड़ान डेटा, आवाज रिकॉर्डिंग और गवाहों के बयान एकत्र करने के लिए घटना स्थल पर पहुंचे। ये विमान जहां दुर्घटनाग्रस्त हुआ वहां अहमदाबाद सिविल अस्पताल का छात्रावास, स्टाफ क्वार्टर और अन्य आवासीय स्थित हैं। उस क्षेत्र के निवासी भी घायल हुए हैं। लगभग 50 घायल लोगों को अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 50 जितने घायल व्यक्तियों को सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद लाया गया है, जिन्हें श्रेष्ठ सारवार दी जा रही है। अभी वो सघन सारवार में परंतु स्टेबल परिस्थिति में है। हादसे के बाद सभी सड़कें बंद कर दी गई हैं और बचाव और राहत अभियान जारी है। इसके अलावा अस्पताल में करीब 1200 बेड का इंतजाम किया गया है। घायलों को बेहतरीन उपचार दिया जा रहा है। कई लोग गंभीर हैं लेकिन स्थिर हैं। बीजे मेडिकल कॉलेज में डीएनए परीक्षण की व्यवस्था की गई है, इसलिए विमान यात्रियों के परिवारों और करीबी लोगों, विशेष रूप से उनके माता पिता और बच्चों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने नमूने स्थान पर जमा करें ताकि पीड़ितों की जल्द से जल्द पहचान हो सके। सिविल अस्पताल में लाए गए यात्रियों और अन्य घायलों के रिश्तेदारों को पूछताछ के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद के असरवा सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां विमान दुर्घटना में घायलों को लाया गया है। उन्होंने पूरी जानकारी ली और घायलों का हाल जाना। वहीं अस्पताल के बाहर लोग बेहाल दिखे। मेरी भांजी है, हम लंदन, वो वहाँ जा रहे थे। भांजी ने फोन किया, मम्मी पापा वो फ्लाइट में है, तो हम इधर नरोड़ा से सीधा दौड़ के इधर आए हैं। शादी था, वो ऑफिसर थी और लंदन जा रही थी। हाँ, फिर बस 1 घंटे में समाचार आ गया तो प्लेन क्रैश हो गया है, इसलिए मैं वापस अहमदाबाद के बाहर निकल गया था, तो वापस आए सील में आ गया। अहमदाबाद सिटी पुलिस ने आपातकालीन सेवाओं और अहमदाबाद विमान दुर्घटना के संबंध में जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर 079256200359 जारी किया है। विमान दुर्घटना के यात्रियों के रिश्तेदारों के लिए अस्थायी रूप से बंद अहमदाबाद हवाई अड्डे के बाहर एक सहायता डेस्क और सहायता क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है। एयरलाइन ने दुर्घटना से संबंधित अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए एक हॉटलाइन नंबर 1800569144 स्थापित किया है। विमान में 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 1 कनाडाई नागरिक और 7 पुर्तगाली नागरिक हैं। What has happened in Ahmedabad is a very tragic accident. We have lost a lot of people. We extend our deepest condolences to all those who have lost their loved ones. There are, I understand, several foreigners also. Those updates you will receive from the relevant departments, Ministry of Civil Aviation, Air India, and others. They are putting out something, I guess, soon. मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रयासों में नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए भारतीय सेना की टीमों को तैनात किया गया है। मलबा हटाने के लिए जेसीबी के साथ इंजीनियरिंग टीमें, डॉक्टरों और पैरामेडिक्स वाली मेडिकल टीमें, त्वरित कार्रवाई दल, अग्निशामक यंत्रों और जल बहादुर के साथ अग्निशमन संपत्तियां और साइट प्रबंधन के लिए प्रोवोस्ट स्टाफ शामिल हैं। अहमदाबाद से मेघना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू अहमदाबाद विमान हादसे की समीक्षा के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विमान दुर्घटना स्थल पर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुझे फ़ोन किया और मुझे घटनास्थल पर आने के लिए कहा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस समय कई एजेंसियां घटनास्थल पर बचाव कार्यों में लगी हुई हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने अहमदाबाद विमान हादसे पर सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि अहमदाबाद में हुई दुखद घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी ICAO द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुरूप विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो द्वारा औपचारिक जांच शुरू की गई है।
इसके अतिरिक्त सरकार मामले की विस्तार से जांच करने के लिए विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर रही है। समिति विमानन सुरक्षा को मजबूत करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए काम करेगी। Very tragic and very horrific, and even till now I have to say I'm in a state of shock. Try to find out more about what happened and what needs to be done. And also Honorable PM has called me and also told me to be there at the site and also look into the operations which is going on right now. And right now, if you ask me, I can only think about the passengers, their families, what they might be going through, and especially the civilians also who are there near the crash site. A lot of relief effort has been done already, right from Indian Army, NDRF, state police, medical departments, including aviation concerned departments. Everyone has attended immediately. The fire department, to the best of their abilities, they have been functioning here and doing the rescue operations. And we are trying to extend all the help that can be done. और इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के विमान में मौजूद होने की बात कही। साथ ही उन्होंने हादसे में प्रभावित लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की। Very sad to know that Vijay Rupani ji, Chief Minister, was also there, and like you were mentioning, other nationals were also there, children were also there. I would only say that each and every life is precious to us. Each and everyone is a very important person to us. So it's an incident which has shaken the nation also. Everyone has expressed their grief. तो अहमदाबाद विमान हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के निधन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अहमदाबाद में हुए दुर्भाग्यपूर्ण विमान हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी के दुखद निधन से बहुत दुख हुआ। उन्हें एक ऐसे ज़मीनी नेता के रूप में याद किया जाएगा जिन्होंने अपना जीवन अपने राज्य के विकास और कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना। ओम शांति। और अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर एयर इंडिया के स्वामित्व वाली कंपनी टाटा ग्रुप ने मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। टाटा ग्रुप की ओर से जारी बयान में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि इस हादसे में घायल सभी लोगों के इलाज का खर्च भी टाटा ग्रुप उठाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उन्हें ज़रूरी देखभाल और सपोर्ट मिले। टाटा ग्रुप के बयान में आगे कहा गया है कि इसके अतिरिक्त टाटा ग्रुप बीजे मेडिकल छात्रावास के निर्माण में भी सहायता प्रदान करेगा। इस बीच अहमदाबाद में हुए इस विमान हादसे के बाद से पूरे देश में शोक की लहर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। पूरा देश इस घटना के बाद से स्तब्ध है, तो आम लोग भी इस घटना पर गहरा दुख जता रहे हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 के दुर्घटनाग्रस्त होने से कई लोगों की मौत हो गई। देश और दुनिया में शोक की लहर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अहमदाबाद में हुए विमान हादसे पर दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में लिखा, अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बारे में जानकर मैं बहुत दुखी हूँ। ये एक हृदय विदारक आपदा है। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं प्रभावित लोगों के साथ हैं। इस दुख की घड़ी में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, अहमदाबाद में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने हमें एक विनाशकारी मानवीय त्रासदी का सामना करने पर मजबूर कर दिया है। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जो इस घटना से प्रभावित हुए हैं। इस दुख की घड़ी में पूरा देश उनके साथ एकजुटता से खड़ा है। विमान हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में लिखा, अहमदाबाद में हुई त्रासदी ने हमें स्तब्ध और दुखी कर दिया है। ये शब्दों से परे दिल दहला देने वाली घटना है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं। मैं मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हूं जो प्रभावित लोगों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। अहमदाबाद विमान हादसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, अहमदाबाद में विमान दुर्घटना के बारे में जानकर गहरा सदमा लगा। हमारी प्रार्थनाएं यात्रियों और उनके परिवारों के साथ हैं।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर गहरा दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अहमदाबाद में हुए दर्दनाक विमान हादसे से गहरा दुख हुआ है। सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। देश के कई और नेताओं और मंत्रियों ने भी विमान हादसे पर दुख जताया है। इसमें जो जिनका मृत्यु हुआ उन सबको मैं मेरा श्रद्धांजलि मैं देता हूं और कंडोलेंस मैं करता हूं उनका। दिल्ली से यहाँ पटना उतारे तो फोन खोलते ही वो खबर मिला है, बड़ा दुखद है हमारे लिए। बहुत ये विश्वास नहीं हो सकता है कि ऐसा भी घटना हो। पूरे देश को दुख है। मैं मृतकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उनके परिवार वालों को इस महान दुख को सहने की ईश्वर क्षमता प्रदान करे। घटना दुखदायी है। आज हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हम सब कि जो घायल हैं, जो हताहत हैं, वो जल्द स्वस्थ होके घर लौटें और उन पीड़ित परिवारों के साथ पूरा देश खड़ा, हम सब खड़े हैं। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जो दुखद घटना हुई है जिसमें अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, सभी सुरक्षित रहें और सभी का जीवन सुरक्षित हो, यही ईश्वर से कामना है। अहमदाबाद में हुए हादसे को लेकर देश भर में शोक की लहर है, लेकिन हादसा क्यों हुआ ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। आगे आपको दिखाएंगे इस हादसे से जुड़ी कुछ और खबरें। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। नई सुबह, नई शुरुआत। डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। म्यूचुअल फंड में कैसे करें निवेश, एसआईपी से कैसे जीती जाए इन्वेस्टमेंट की रेस, गवर्नमेंट स्कीम से कैसे मिलेगा बेहतर रिटर्न, बाजार की जोखिम में कैसे होगी सुरक्षित इनकम, पर्सनल फाइनेंस के क्लियर होंगे सब डाउट, फाइनेंशियल मिथ्स को विशेषज्ञ करेंगे आउट। देखिए मनी मंत्र हर शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन। आपके चारों तरफ तैरती हुई खबरें एक मकड़जाल की तरह है। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं? क्योंकि सच तालों में बंद है। इसी सच को हम आपके लिए डीकोड करेंगे। स्वागत है ब्रेक के बाद। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद बोइंग के सीईओ का भी पहला रिएक्शन आ गया है। बोइंग के सीईओ केली ऑसबर्ग ने कहा कि हम एयर इंडिया फ्लाइट 171 में सवार यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के प्रियजनों के साथ साथ अहमदाबाद में प्रभावित सभी लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। उन्होंने एयर इंडिया चेयरमैन एन चंद्रशेखरन से बात की और पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि बोइंग भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के नेतृत्व में जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। और अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरते ही क्रैश हुए एयर इंडिया के बोइंग 787 विमान की जांच अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचेगी। अमेरिका के नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी NTSB ने घोषणा की है कि वो इस हादसे की जांच में भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB की मदद करेगा। अमेरिकी एजेंसी NTSB जल्द ही अपने एक्सपर्ट्स की एक टीम भारत भेजेगी। ये टीम अहमदाबाद में जांच के तमाम पहलुओं की पड़ताल AAIB के साथ मिलकर करेगी। और अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर भाजपा के सांसद रविशंकर प्रसाद ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि ये दुख की घड़ी है, हम दुखी हैं और हादसे के शिकार सभी लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। तो ये बहुत दुख भरा माहौल है
हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी उस यात्रियों की सूची में थे। हम बहुत पीड़ित हैं, हमारी बहुत संवेदना है, हृदय से सहानुभूति है। इस घटना में जो यात्री शोक के कारण अब इस दुनिया में नहीं रहे, सबों को बहुत श्रद्धांजलि। और इस विमान हादसे के बाद दुनिया भर के लोगों ने दुख जताया है। तमाम देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों ने विमान हादसे पर शोक व्यक्त किया है, तो घायलों के जल्दी ही ठीक होने की उम्मीद जताई है। अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 के दुर्घटनाग्रस्त होने से कई लोगों की मौत के बाद दुनिया भर में शोक की लहर है। विश्व भर के नेताओं ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेyen ने अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर अपनी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने लिखा कि अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना की दुखद खबर अत्यधिक पीड़ादायक है। इस भीषण दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों और प्रियजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। दुख की इस घड़ी में हम आपके साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा कि दुख की इस घड़ी में यूरोप भारत और भारत के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अहमदाबाद में हुए विमान हादसे पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर लिखा, भारत के अहमदाबाद में हुए दुखद विमान हादसे के बारे में जानकर हम बहुत दुखी हैं। दुख की इस घड़ी में मैं पीड़ितों के प्रियजनों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने विमान दुर्घटना पर पीड़ित यात्रियों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने X पर लिखा कि कई ब्रिटिश नागरिकों को लेकर लंदन जा रहे विमान के भारतीय शहर अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त होने के दृश्य भयावह हैं। जैसे जैसे स्थिति साफ हो रही है, मुझे अपडेट किया जा रहा है। इस बेहद दुखद समय में यात्रियों और उनके परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने विमान हादसे पर संवेदना व्यक्त करते हुए X पर लिखा कि अहमदाबाद में यात्री विमान दुर्घटना की खबर बेहद दुखद है। इस दुखद समय में ऑस्ट्रेलिया की संवेदनाएं प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं। हमारी सरकार को नियमित अपडेट मिल रहे हैं और हम स्थिति पर बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने विमान हादसे पर दुख जताते हुए लिखा, भारत में एक यात्री विमान दुर्घटना की भयानक खबर मिली है। इस दुखद घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के सभी लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। हमारी संवेदनाएं भारत, ब्रिटेन, पुर्तगाल और कनाडा में सभी पीड़ितों के रिश्तेदारों और गरीबी लोगों के साथ हैं। हम इस दुखद समय पर आपके दुख को साझा करते हैं। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने विमान हादसे को लेकर संवेदना व्यक्त करते हुए अपने समकक्ष डॉक्टर S जयशंकर को टैग कर सोशल मीडिया X पर लिखा, भारत के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। इस भयानक घटना के बाद हमारी संवेदनाएं भारतीय लोगों के साथ हैं। भारत में रूस के राजदूत डेनिस एलिपो ने गुजरात के अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर लिखा, अहमदाबाद से दिल दहला देने वाली खबर आ रही है। इस दुखद भरी आपदा पर पीड़ितों के परिवारों और प्रियजनों और सभी भारतीय लोगों और भारत सरकार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। अहमदाबाद में जिस विमान का हादसा हुआ उसमें 169 भारतीय नागरिक सहित ब्रिटेन के 53, कनाडा का 1 और 7 पुर्तगाली नागरिक सवार थे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और इस बीच एयर इंडिया ने दुर्घटना में 241 लोगों के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। ये खबर आ रही है कि एयर इंडिया ने दुर्घटना में 241 लोगों के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। हादसे में एकमात्र ब्रिटिश नागरिक यात्री की जान बची है। इसकी पुष्टि हो गई है कि सिर्फ एक यात्री की जान बची है और जो एयर इंडिया विमान दुर्घटना स्थल है उस पर बचाव अभियान भी एयर इंडिया का ख़त्म हो चुका है। तो अब ये बिल्कुल पूरी तरह से स्थिति साफ हो चुकी है कि 241 लोग जो हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में मारे गए हैं और सिर्फ एक यात्री ऐसे हैं जिनकी की जान बच गई है और वो जो भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं उनकी जान बची है।
एयर इंडिया ने दुर्घटना में 241 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की। जैसा कि आप जानते हैं कि कुल 230 यात्री थे और 12 जो हैं वो क्रू मेंबर थे, जिसमें 2 पायलट और 10 जो हैं वो स्टाफ थे। और इस तरह से 242 में से 241 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। निशांत राय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर। निशांत, जिस तरह से कि ये खबर आ रही है 241 लोगों के मारे जाने की पुष्टि एयर इंडिया की तरफ से की जा रही है और साथ में ये भी कि अब जो वहाँ पर ऑपरेशन था एयर इंडिया का दुर्घटना स्थल पर वो ख़त्म हो चुका है, और क्या कुछ एयर इंडिया की तरफ से कोई और जानकारी दी गई है? देखिए, ये 2 अहम जानकारी एयर इंडिया की तरफ से दी गई है कि 241 लोगों की मृत्यु इस दुर्घटना में हुई है। केवल एक ब्रिटिश नागरिक बचे हैं। इसके अलावा बात की जाए तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन साइट पर हो रहा था वो कंप्लीट हो चुका है एयर इंडिया के द्वारा। जिस तरीके का बड़ा विमान हादसा हुआ है उसके बाद से लगातार रेस्क्यू के लिए वहाँ तमाम एजेंसीज मौजूद थी और वो रेस्क्यू का कार्यक्रम जो है बहुत तेजी से चलाया जा रहा था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से केवल एक व्यक्ति की जान बची है। बाकी लोग जो है वो इस दुर्घटना में बच नहीं पाए हैं और अब एयर इंडिया जिसका ये विमान था उसने इस बात की पुष्टि कर दी है। जी निशांत, जो एक व्यक्ति बच गए हैं बहुत सौभाग्यशाली कहे जा सकते हैं और जिसे कहते हैं कि बड़ी दुखद खबर में एक छोटी सी मतलब अच्छी खबर इसे कह सकते हैं हम। ऐसे में उस व्यक्ति की हालत के बारे में कोई जानकारी दी गई है? क्या वो बिल्कुल ख़तरे से बाहर हैं, उनका इलाज चल रहा है, इसके बारे में भी कोई जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, एयर इंडिया की तरफ से अभी तक उनके बारे में जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि फिलहाल वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं और उनका इलाज जो है अभी अस्पताल में चल रहा है। लेकिन जिस तरीके का ये बड़ा और भयंकर हादसा था, खासकर विमान में जितने बड़ी संख्या में फ्यूल मौजूद था, उसका असर ये हुआ कि जो बाकी यात्री हैं वो बचाए नहीं जा सके और 241 यात्रियों ने अपनी जान गंवा दी। केवल एक यात्री अभी बचे हैं जिनका इलाज चल रहा है। जी निशांत, आगे की जानकारी, आगे की जो जांच है उसके बारे में कोई जानकारी एयर इंडिया की तरफ से की? क्योंकि अभी कुछ देर पहले ये भी खबर आई कि जो अमेरिकी एजेंसी है वो भी जांच में मदद करने के लिए आएगी, तो क्या इसको लेकर के कि आगे किस तरह से जांच की जाएगी? या फिर हम जानते हैं कि ऐसे हादसों में जो ब्लैक बॉक्स होते हैं, ब्लैक बॉक्स से काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है, उससे पता चल पाता है कि किस वजह से ये हादसा हुआ। इसके बारे में क्या एयर इंडिया की तरफ से अभी फ़िलहाल कोई जानकारी दी गई है? देखिए, एयर इंडिया की तरफ से तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन केंद्रीय विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने स्पष्ट कर दिया है कि जांच के लिए एक विस्तृत जांच के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा जो इस पूरे मामले की जांच करेगा कि आखिर यह इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, आखिर एक जहाज उड़ते ही किस तरीके से क्रैश हो गया, क्या वजह रही है, आखिर किसकी गलती थी और भविष्य में इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति ना हो ये सुनिश्चित किया जा सके, जिसके लिए एक विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। जी, ये उच्च स्तरीय समिति निश्चित तौर पर जो है वो इस घटना के कारणों तक पहुंचेगी, लेकिन निशांत, जिस तरह से हम जानते हैं कि ये विमान दुर्घटना होने के समय एक हॉस्टल से जाके टकराया था, और हालांकि हो सकता है कि एयर इंडिया ने सिर्फ जहाज़ में सवार लोगों के बारे में जानकारी दी हो, लेकिन क्या जो खबरें आ रही थी कि उस हॉस्टल में जो मौजूद छात्र थे, जूनियर डॉक्टर थे, वो लोग भी घायल हुए थे, तो क्या उनकी स्थिति के बारे में किसी तरह की जानकारी मिल पा रही है कि वो सब ठीक हैं, उनका इलाज चल रहा है? देखिए, अभी इसके बारे में कोई आधिकारिक रूप से जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है कि कितने छात्र घायल हुए हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही थी वो बयां कर रही थी किस तरीके से मैस में जो थालियां रखी हुई थी खाने की, और जिस समय ये प्लेन क्रैश हुआ था उस समय लंच का समय था, तो ऐसे में जो छात्र वहां मौजूद थे उनकी क्या स्थिति है अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, इसलिए इसके बारे में कह पाना थोड़ा भी मुश्किल है। ठीक है, चलिए शुक्रिया निशांत राय जुड़ने के लिए फ़ोन लाइन पर। हमारे संवाददाता निशांत राय बता रहे थे कि अब एयर इंडिया ने दो बड़ी बातें बता दी हैं कि 241 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत इस हादसे में हुई है, पहली बात, और दूसरी बात ये कि जो एयर इंडिया का ऑपरेशन चल रहा था घटनास्थल पर, दुर्घटना स्थल पर, वो अब संपन्न
हो चुका है। अभी वक्त है एक ब्रेक का। नई सुबह नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। म्यूचुअल फंड में कैसे करें निवेश, एसआईपी से कैसे जीती जाए इन्वेस्टमेंट की रेस, गवर्नमेंट स्कीम से कैसे मिलेगा बेहतर रिटर्न, बाजार की जोखिम में कैसे होगी सुरक्षित इनकम, पर्सनल फाइनेंस के क्लियर होंगे सब डाउट, फाइनेंशियल मिथ्स को विशेषज्ञ करेंगे आउट। देखिए मनी मंत्र हर शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। स्वागत है ब्रेक के बाद। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने इसे एक भयानक दुर्घटना बताया और कहा कि अगर मदद की जरूरत हुई तो वो तत्काल मदद देने के लिए तैयार हैं। The plane crash was terrible. I've already told them anything we can do. It's a big country, a strong country, and they'll handle it, I'm sure. But I let them know that anything we can do, we'll be over there immediately. But it was a horrific crash. It looks like most are gone. They actually maybe have a couple survivors, which is just heard. But that was a horrible crash. Nobody knows. Nobody has any idea what it might be. I gave him a couple of pointers. I said, maybe you look at this or that. You know, we saw the plane. It looked like it was flying pretty well. It didn't look like there was an explosion. It just looked like the engines maybe lost power. But boy, that is a terrible crash. It's one of the worst in aviation history. Yeah. वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने एक्स पर लिखा कि अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सुनकर स्तब्ध और व्यथित हूं। इस विमान में 242 लोग सवार थे, जिनमें एक कनाडाई नागरिक भी शामिल है। मेरी संवेदनाएं सभी यात्रियों के परिजनों और प्रियजनों के साथ हैं। कनाडा के परिवहन अधिकारी अपने भारतीय समकक्षों के साथ लगातार संपर्क में हैं और मैं इस दर्दनाक हादसे से जुड़े अपडेट पर नियमित रूप से नज़र रखे हुए हूँ। और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने भी अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना पर दुख जताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, मैं भारत के अहमदाबाद में विमान दुर्घटना की भयानक खबर से बहुत दुखी हूँ। प्रभावित सभी लोगों के परिवारों और प्रियजनों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। और अब कुछ और खबरें देख लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के पर्वतारोहण अभियान दल को सम्मानित किया। कर्नल अमित बिष्ट के नेतृत्व वाली टीम में 5 लड़कियां और 5 लड़के शामिल थे। इस असाधारण उपलब्धि के लिए रक्षा मंत्री ने 10 लाख रुपए का चेक दिया। राजनाथ सिंह ने विश्वास जताया कि कैडेट भविष्य की चुनौतियों को उसी साहस और दृढ़ संकल्प के साथ पार करेंगे जैसा उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के दौरान दिखाया था। अगली खबर, दिल्ली के राजघाट स्थित बिरसा मुंडा लोन में लोक संवर्धन पर्व का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में देश भर से शिल्पी अपनी हस्तशिल्प कला का प्रदर्शन करेंगे। और क्या कुछ खास है इस पर्व में, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के राजघाट स्थित बिरसा मुंडा लोन में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा लोक संवर्धन पर्व का आयोजन किया गया। गुरुवार सुबह केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने उत्सव का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, ये उत्सव न केवल भारत की विविध संस्कृति को एक मंच पर लाने का प्रयास है, बल्कि ये संविधान की भावना और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने का माध्यम भी है। हमारे गाँव में जो कारीगर होते हैं, जो हुनर है, उनका सामान, उनका बनाया हुआ प्रोडक्ट्स मार्केट में लेकर आने के लिए ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने ये लोक संवर्धन पर्व मनाने का जो कार्यक्रम शुरू करने का 2 मकसद है। सबसे पहले तो एक हमारा आर्टिसंस का मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म क्रिएट करना, दूसरा हमारा देश के कोने कोने में अलग अलग बहुत विशेष चीज़ें बनाते हैं, तो वो आदान प्रदान भी होगा।
और हमारा देश का जो देसी सामान है उसको बिक्री करने के लिए लोगों के बीच में ले जाने का ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये पर्व भारत की कला, शिल्प और विरासत का उत्सव है, जिसमें विविध सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से देश की सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित किया जा रहा है। इस आयोजन के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रम, मंत्रालयों के कार्यों और उपलब्धियों की प्रदर्शनी, हस्तशिल्पकारों से मुलाकात और उनके उत्पादों की खरीदारी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ये एक अच्छा अवसर न सिर्फ शिल्पकारों के लिए है अपनी हस्तकला का प्रदर्शन करने का, बल्कि आम जन के लिए भी है कि वो भारतीय संस्कृति को समझ सके और हस्तशिल्प कला की बारीकियों को देखकर उनका आनंद ले सके। यानी कि हम कह सकते हैं कि सामाजिक सौहार्द का एक उत्तम उदाहरण है। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ मैं डॉक्टर सोया शर्मा, टीडी न्यूज़, दिल्ली। अगली खबर, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इन दिनों फ्रांस के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्री ने मुलाकात के दौरान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस द्वारा दिए गए मजबूत समर्थन के लिए आभार जताया। विदेश मंत्री ने साथ ही बताया कि बातचीत में भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के विश्वास, सहजता और साझा महत्वाकांक्षाओं का स्पष्ट प्रतिबिंब देखने को मिला। डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि भारत और फ्रांस के बीच साझेदारी रक्षा, सुरक्षा, तकनीक और वैश्विक चुनौतियों पर सहयोग को लगातार नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है। बात मौसम की कर लेते हैं। दिल्ली में भीषण गर्मी जारी है, जिसके चलते मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। हालात ये हो गए हैं कि सूर्यास्त के बाद भी राहत नहीं मिल रही है। इस बीच दिल्ली और उत्तर प्रदेश में उमस ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हालांकि सप्ताह के अंत तक बारिश और तूफान की उम्मीद के साथ थोड़ी राहत मिल सकती है। आईएमडी प्रमुख डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने दिल्ली के मौसम के हालचाल को लेकर डीडी न्यूज से ये खास बातचीत की है। इस वक्त मौजूद है डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा, डीजी आईएमडी से। गर्मी बहुत है, 45 डिग्री का तापमान छू चुके हैं। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या आज भी रेड अलर्ट है तो मतलब लोगों को कितना और सहना पड़ेगा? पास्ट 3 डेज में कंटिन्यूसली टेम्परेचर हाई चल रहा है और हीट वेव कंडीशंस भी है। दिल्ली और एनसीआर रीजन में नहीं, पूरी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हीट वेव कंडीशन चल रहा है और हमारी उम्मीद है कि अगले 3 दिन तक ऐसे हीट वेव या सीवियर हीट वेव कंडीशन जारी रहेगा उत्तर पश्चिम भारत में और दिल्ली में भी। इसके लिए हम सभी लोगों को यही प्रेरित कर रहे हैं कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है इसको आप सुनिए और अकॉर्डिंगली आप जो हीट एक्शन प्लान के हिसाब से जो गवर्नमेंट बोल रहे हैं आपको इसका पदक्षेप लीजिए। रेड अलर्ट है, कल भी था, आज भी है, कल भी होने की उम्मीद है। ये वो जो पूरी जगह है यहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी और खासों से जो ह्यूमिडिटी है वो ज्यादा हो रही है, वो क्यों है? जी, हम जो रेड अलर्ट दिए हैं ये सिर्फ डे टेम्परेचर की बात नहीं, नाइट टेम्परेचर भी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है और इसके साथ जो परसिस्टेंस है, अगले 3 दिन, पास्ट 3 दिन हाई टेम्परेचर चल रहा है और अगले 3 दिन भी हाई टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है। ये परसिस्टेंस की वजह से हमारा जो बॉडी है वो एडजस्ट नहीं कर पाता है, इसके लिए भी कंडीशन है। और इसके साथ साथ जो एजेड पर्सन है, जो ओल्ड पर्सन है, जो चिल्ड्रन है, वो मोस्ट वल्नरेबल है। ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर वजह से बढ़ने से जो लोअर ट्रोपोस्फियर में जो ओजोन है उसका कंसंट्रेशन भी बढ़ जाता है और इसका साइड इफेक्ट यही होता है जिसका पल्मोनरी डिजीजेस है, सांस जैसे डिजीजेस है ना, इसको ज्यादा खतरा हो जाता है। अच्छा, मौसम के लिए, मानसून के लिए हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। मानसून ने फिर से थोड़ी सी तेजी पकड़ी है, क्या स्टेटस है इस वक्त? और दिल्ली दूर है हमें पता है, लेकिन क्या 27 तारीख का डेट हम लोग निभा पाएंगे दिल्ली के साथ? दिल्ली के साथ हमें तो कोई पूर्वानुमान भी जारी नहीं किया है और जैसे आपने बताया पास्ट 24 आवर्स से मानसून एक्टिव हुआ है साउथ पेनिनसुलर में। हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हुआ है वेस्ट कोस्ट में, स्पेशली कर्नाटक कोस्ट, केरला कोस्ट वगैरह में और हमारी उम्मीद है कि ये एक्टिव कंडीशन अभी जारी रहेगा और धीरे धीरे मानसून सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न इंडिया की तरफ भी बढ़ेगा। अपने एक वर्कशॉप किया जहाँ पे स्ट्रीट हॉकर्स और लोगों को, जो नीचे तबके लोग, उनको लेके आए कि उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो क्या आप लोग उनको भी कलर कोडेड वार्निंग देते हैं जैसे वो लोग हॉकर्स है कि यहाँ पे दिक्कत ना हो, और जो लोग वहाँ पे खरीदने भी जा रहे हैं उनके लिए भी सुविधा हो? हमारे जो एसोसिएशन है, वर्कर्स एसोसिएशन है, रिक्शा पुलिस एसोसिएशन है, स्ट्रीट वेंडर्स एसोसिएशन है, डोमेस्टिक वर्कर्स एसोसिएशन है, सभी को लेकर ग्रीन पीस के साथ एक अनोखा पदक्षेप लिए हैं कि हम सब्जी मंडी में और डिफरेंट एरिया में लगा रहे हैं, बोर्ड्स लगा रहे हैं, फिजिकल बोर्ड्स, जहां ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड कलर का होता है, वहां क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए वो लिखा जाता है और तापमान कितना है लिखा जाता है। ये थे डॉक्टर महापात्रा, बताए थे पसीना छूट रहा है, गर्मी बढ़ रही है और जिस तरीके से उन्होंने कहा रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है,
घर पे रहें, पानी पीते रहें, सुरक्षित रहें। कैंपस में विक्की के साथ मैं पुष्प भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। अगली खबर, टेरर फंडिंग मामले में आरोपी कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शब्बीर शाह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। शब्बीर शाह को 4 जून 2019 को जांच एजेंसी एनआईए ने गिरफ्तार किया था। शब्बीर शाह पर जम्मू कश्मीर में अलगाववादी आंदोलन को बढ़ावा देने, लोगों को भड़काने, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के मकसद से हवाला के जरिए धन जुटाने का भी आरोप है। जांच के दौरान यह भी आरोप लगा है कि शब्बीर शाह सैयद सलाहुद्दीन, हाफिज सईद, इफ्तिखार हैदर राणा जैसे पाकिस्तानी आतंकियों के संपर्क में भी रहा है। खबर मध्य प्रदेश से, जहां खंडवा में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। खंडवा नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए 100 से भी ज्यादा अवैध पक्के निर्माण पर बुलडोजर चलाकर इसे ध्वस्त कर दिया। इस दौरान जहां 16 एकड़ के इलाके में फैले अतिक्रमण को हटाया गया, वहीं शकर तालाब इलाके को भी अतिक्रमण मुक्त किया गया। 16 एकड़ करीब के एरिया में शकर तालाब है। अब यहाँ पे पक्का निर्माण होके और इस जगह पे अतिक्रमण किया गया था। तो लगभग पिछले 4 महीने से ये कार्रवाई हम लोग कर रहे थे। नोटिस देना, लगातार अनाउंसमेंट्स करना, लोगों को बोलना कि आप यहाँ से स्वयं अलग कर लीजिए अपना, और फिर आज यहाँ पे सुबह 5 बजे से ये कार्रवाई अलग करने के लिए कर रहे हैं। लगभग 100 घर हमने यहाँ से अलग किए हैं, जिनका स्टे था ऐसे 25 को छोड़ के। इच्छा यही है कि ये तालाब जो है अपने मूल स्वरूप में लौट सके और यहाँ पे वापस से जल भराव हो सके। खबर बिहार से, जहां नौकरी की तलाश करने वालों के लिए सरकार खुशखबरी लेकर आई है। विभिन्न विभागों में बम्पर बहाली की प्रक्रिया चल रही है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था। इसी कड़ी में अब तेजी से काम किया जा रहा है। बिहार के हर विभाग में निकल रही है बम्पर बहाली। 2000 से अधिक पदों पर मद्य निषेध सिपाही और क्लर्क की होगी भर्ती। भर्ती को लेकर विभाग ने संबंधित आयोगों को भेजी अधियाचना। ग्राम पंचायत कार्यालय में लिपिक के 8093 पदों के सृजन को मिली स्वीकृति। बिहार में अभी तक 10 लाख युवाओं को दी गई सरकारी नौकरी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले विभिन्न विभागों में बम्पर बहाली का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछली कैबिनेट की बैठक में पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत कार्यालय में निम्न वर्गीय लिपिक के 8093 पदों के सृजन को स्वीकृति दी है। इसके साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग ने मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के पद पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। बिहार सरकार ने मद्य निषेध विभाग एवं निबंधन विभाग में बड़ी बहाली निकाली है। विभाग में 2180 पदों पर सीधी भर्ती होगी। इनके अतिरिक्त 1245 पद आंतरिक व्यवस्था के तहत पदोन्नति से भरे जाएंगे। सबसे अधिक 1603 पद मद्य निषेध सिपाही के हैं। नीतीश कुमार मतलब नौकरी की बहार, और एनडीए की सरकार नौकरी दी है। मेरा श्रम विभाग अकेले इधर 18 महीने में 70,000 युवाओं को रोजगार और नौकरी का अवसर प्रदान किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना था 30 लाख, 10 लाख रोजगार, 12 लाख रोजगार, वो बढ़ा के 20 लाख कर दिए। 20 लाख से 30 लाख, 11-12 लाख लोगों को तो हम लोग नौकरी दे दिए, और बाकी रोजगार का भी अवसर हम लोग लगभग 30 लाख लोगों को देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का ये तीसरा या चौथा दौरा है। जहां आ रहे हैं, अभी विक्रमगंज में मेरे क्षेत्र में आए थे, 58,000 करोड़ रुपए का उन्होंने सौगात किया। वो बिहार के प्रति इतना चिंतित रहते हैं, बिहार के प्रति इतना सेंसिटिव रहते हैं कि बिहार पूरे देश के पहला राज्य के श्रेणी में आ जाए, प्रथम राज्य के श्रेणी में आ जाए, इसकी चिंता हमेशा करते हैं। और जब आ रहे हैं तो कुछ न कुछ सौगात देके ही जाते हैं। विभिन्न विभागों में बड़े स्तर पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने से परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों में भी काफी उत्साह है। बिहार सरकार जो वैकेंसियां निकाल रही है हमारे यूथ के लिए, ये बहुत गौरव की बात है, और हम इन सब वैकेंसियों को आधारण करते हैं और हम लोग इस जॉब के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे होम गार्ड, बीपीएससी, बिहार टीचर, बिहार पुलिस और अनेकों ऐसे नौकरियां हैं जिससे हम लोग को साधन मिल रहा है, और हम बिहार सरकार के लिए, बिहार सरकार के अंतर्गत काम करने के लिए बहुत ही धन्यवाद है। बिहार सरकार के द्वारा जितने भी वैकेंसियां निकले हुए हैं, जैसे बिहार पुलिस हो गए, और अभी हाल में ही जो बहालियां चल रहे हैं, दौर चल रहे हैं होमगार्ड का, वो हो गया, तो बहुत सारे जो भी
गरीब से लेकर और जो भी मिडिल क्लास का भी है, वो सारे लोग अपने अपने प्रदर्शन कर रहे हैं। जितना हो सके उतना ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं और जाकर ग्राउंड पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। वहीं बिहार सरकार का कहना है कि अकेले श्रम विभाग ने पिछले 18 महीने में 17,000 युवाओं को रोजगार दिया है। बिहार सरकार का कहना है कि अभी तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। बिहार सरकार अगले कुछ महीनों में 10 विभागों में 49,000 से ज्यादा पदों पर बहाली की प्रक्रिया को शुरू कर सकती है। इसके साथ ही शिक्षक बहाली के लिए टियर 4 की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू होने वाली है। बताया जा रहा है कि 80,000 पदों पर शिक्षकों की बहाली की जा सकती है। इस विधानसभा चुनाव से पहले सरकार 3 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा दे सकती है। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और अब खबर राजस्थान से, जहां जोधपुर में 7 किलोमीटर से भी अधिक लंबा 4 लेन एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने 1,243 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस बारे में जानकारी दी है। शहर में बनने वाले इस 4 लेन एलिवेटेड रोड से लोगों को जाम से राहत मिलेगी, साथ ही लोगों का समय भी काफी बचेगा। जोधपुर शहर को मोदी सरकार ने दी बड़ी सौगात। 1,243 करोड़ के प्रोजेक्ट से जोधपुर की बदलेगी तस्वीर। जोधपुर में बनाया जाएगा 7 किलोमीटर से लंबा 4 लेन एलिवेटेड रोड। एलिवेटेड रोड से लोगों को जाम से मिलेगी राहत, समय भी बचेगा। राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर जोधपुर अपनी संस्कृति पर्यटन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। अब जोधपुर बुनियादी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की नई इबारत लिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने चौमुखी विकास के द्वार खोल दिए हैं। यही कारण है कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में लंबे समय से लंबित पड़ी एलिवेटेड रोड की सौगात अब सूर्य नगरी जोधपुर को मिल चुकी है। सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस बारे में जानकारी दी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय नितिन गडकरी जी का कि उन्होंने जिस तरह का वादा हमने किया था उसके अनुरूप जोधपुर को यह सौगात दी है। मुझे लगता है कि सभी तरह की तैयारी हो चुकी है। टेंडर डॉक्यूमेंट पब्लिश हो गया है, टेंडर भी हो जाएगा और अगले 2 महीने के अंदर इसमें काम जो है यहाँ जोधपुर में प्रारंभ हो जाएगा। नई तकनीकी के साथ में इस रोड को बनाने का निर्णय माननीय नितिन गडकरी जी ने किया है और मैं ये मानता हूँ कि इसके पूरे हो जाने के बाद में जोधपुर की ट्रैफिक की समस्या से एक लंबे समय के लिए जो है हमें निजात मिलेगा। सूर्य नगरी के विकास को नई दिशा देते हुए जोधपुर में 7.633 किलोमीटर लंबे 4 लेन वाले एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1,243.19 करोड़ रुपए की लागत स्वीकृत की गई है। एलिवेटेड रोड से जोधपुर के यातायात में न केवल अत्यधिक सुगमता आएगी बल्कि नागरिकों को बेहतर सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। जोधपुर वासियों ने इस एलिवेटेड रोड की सौगात मिलने के बाद खुशी जाहिर की है। ये जोधपुर के लिए एक जीवन रेखा साबित होगी और जो ट्रैफिक की जो समस्या है उससे निदान मिल जाएगा और इसकी वजह से जोधपुर वासियों का समय बचेगा और जोधपुर चौमुखी विकास की ओर बढ़ेगा। एलिवेटेड रोड से जोधपुर जनता को बहुत ही सुगमता हो जाएगी। ट्रैफिक में जो अभी जोधपुर जनता को जो परेशानी हो रही है एंटायर सिटी, उनके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। सुबह मॉर्निंग में जो व्यापारी लोग काम पे जाते हैं या कर्मचारी काम पे जाते हैं तो भी ट्रैफिक जाम रहता है और बस स्टैंड वाला भी ट्रैफिक जाम रहता है पावटा पे। वो सारा ट्रैफिक खत्म होते हुए काफी समस्या को समाधान हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 62, 25 और 125 जैसे महत्वपूर्ण मार्गों से जुड़े जोधपुर शहर के लिए ये एलिवेटेड कॉरिडोर एक नई जीवन रेखा सिद्ध होगा। 1250 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली यह 7.5 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड न सिर्फ जोधपुर शहर के आधारभूत ढांचे को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी बल्कि जोधपुर शहर के यातायात के दबाव को कम करने और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी। सुमित देवड़ा, डीडी न्यूज, जोधपुर। अंतर्राष्ट्रीय जगत से एक बड़ी खबर। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को ब्रिटेन में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने यूनुस से मिलने से इनकार कर दिया। ये तब हुआ जब यूनुस लंदन में ही हैं। शेख हसीना के समय कथित तौर पर विदेश भेजे अरबों डॉलर की वसूली के प्रयासों के लिए समर्थन जुटाने के लिए यूनुस इन दिनों लंदन की यात्रा पर हैं। उन्होंने स्टारमर से मिलने का वक्त मांगा था लेकिन उनको इसके लिए समय नहीं मिल पाया। करीब 3 हफ्ते में ये दूसरी बार है जब किसी बड़े नेता ने यूनुस से मिलने से इनकार किया।
बीते महीने ही फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने मोहम्मद यूनुस के साथ द्विपक्षीय बैठक करने से इनकार किया था। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक यूनुस ने बताया है कि वो ब्रिटेन को बांग्लादेश की नई सरकार को पिछली सरकार के चुराए धन को ट्रैक करने में नैतिक मदद करनी चाहिए। यूनुस का कहना है कि शेख हसीना के समय बांग्लादेश को लूटने वाले ज़्यादातर लोग अब यूके में हैं। वो इन लोगों को पकड़ने में ब्रिटिश सरकार की मदद चाहते हैं। यूनुस ने कहा कि कीर स्टारमर ने फिलहाल उनसे मिलने के लिए सहमति नहीं दी है, लेकिन उनको उम्मीद है कि स्टारमर उनकी सरकार के प्रयासों का समर्थन करेंगे। अखबार के मुताबिक यूके सरकार के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि पीएम कीर स्टारमर की फिलहाल मोहम्मद यूनुस से मिलने की कोई योजना नहीं है। ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों ने यूनुस के बांग्लादेशियों को ट्रैक करने जैसी किसी योजना में समर्थन की बात पर कोई टिप्पणी करने से भी इनकार कर दिया। दूसरी ओर यूनुस ने कई बार दोहराया है कि उनको मदद मिलने की उम्मीद अभी भी है। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।